आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये क्लास 12th चैप्टर 15 मीन वैल्यू थ्योरम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू देख रहे हैं। यहाँ है इफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन ये an है an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 ये यहाँ तक गया हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो पहली इक्वेशन, इसको पहली इक्वेशन बोलते हैं, इसको दूसरी इक्वेशन बोलते हैं। पहली इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और ये बीटा है। इसका मतलब इस इक्वेशन में आप अल्फा और बीटा डालेंगे तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। पहली चीज ये हो गई। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। पहले मैं ये इक्वेशन के 2-3 टर्म्स लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। ये है an, पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ, x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस आगे इक्वेशन ये बाकी नहीं लिख रहा हूँ। अब आप समझ जाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करिए, क्या बनेगा x टू द पावर n, ये है ना, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1 और ये an रहेगा, ये an माइनस 1 है, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 यानी कि x टू द पावर n माइनस 2 ऐसे बनेगा ये। अब आप देखिए ये जो है ये है और ये पूरा आपका ये है। इसी तरीके से ये तो खैर ये देख ही रहे हैं आप, और ये दूसरा जो टर्म है वो ये है। इसका मतलब ये इक्वेशन इसकी डिफरेंशिएशन है। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम दोबारा देखते हैं। ये पहली इक्वेशन जो है, ये पहली इक्वेशन जो है वो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना। पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है वो आपका अल्फा और बीटा अगर आप कहेंगे इसका डोमेन है, तो इसके अंदर ये कॉन्टिन्यूअस पॉलिनोमियल तो वैसे भी कॉन्टिन्यूअस होता ही है और डिफरेंशिएबल भी होती है, तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों हो गई। हम इसको करने वाले हैं रोलेस थ्योरम से। क्यों? क्योंकि पहली चीज हमें समझ में आ गई कि ये कॉन्टिन्यूअस भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है, और तीसरी चीज ये है कि ये डिफरेंशिएशन जो हमने किया है ना, और इसका ये जो है इसका डिफरेंशिएशन या फिर इसका एफ डैश यहाँ पर तो मान्य है, लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको 0 रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन तो ये है ना, मतलब ये अगर एफ एक्स है ये वाली इक्वेशन, तो ये इक्वेशन क्या हुई एफ डैश एक्स, और इसी को हम 0 रखते हैं तो एफ डैश एक्स, और इसी को सी बोलते हैं। तो सी जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा, कम से कम एक सी मिलेगा जो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। तो इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, कम से कम एक तो होगा, जैसे सी रोले थ्योरम ये तो कहता है अगर कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, और फिर हम आगे कहते हैं एफ ए बराबर एफ बी है, तो फिर हम ये कहते हैं कि एफ अल्फा मतलब एफ अल्फा बराबर एफ बीटा हुआ ना यहाँ पर, और दोनों में ये 0 दे रही है इक्वेशन क्योंकि रूट्स है इसके। तो ये तीनों कंडीशन मीट हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि एक सी इसके बीच में जरूर है, कम से कम एक सी होगा जो इस इक्वेशन के लिए होगा। तो आप क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 रूट। इसका उत्तर क्या है, एटलीस्ट 1 रूट। अब मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि अब आपको लिखना भी होगा जो मैंने आपको बताया है, तो वो कैसे दर्ज करना है, मैंने जो आपको मौखिक तौर पे बोला है वो पूरा यहाँ पर दर्ज किया गया है। इस तरीके से आपको ये पूरा लिखना है। इफ 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल 0 देन द इक्वेशन 3ax² प्लस 2bx प्लस c बराबर 0 हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट लाइंग इन द इंटरवल। किस इंटरवल में ये होगा, है ना। कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं। ये हमारी ये बाद में आएगा, पहले हम ये इक्वेशन लिखेंगे, ये वाली। अब ये कहां से आई होगी, थोड़ा सा सोचिए जरा, ये इक्वेशन किधर से आई होगी। अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखता हूं, देखिए ax3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3ax² होगा, नहीं होगा, यही चीज आ गई। दूसरी चीज में लिखता हूं bx², इसका डिफरेंशिएशन तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन में क्या आएगा 2bx, जो कि ये है, नहीं है। तीसरी जो है हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देते हैं प्लस cx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस ये सी आ जाएगा, और यहाँ पर कोई एक डी लगा दीजिए, कोई भी, क्योंकि वो तो 0 होना ही है, आपको ये 0 हो ही जाएगा। तो अगर हम एक इक्वेशन मान के चले जिसको हम कहेंगे एफ एक्स बराबर हमारा है ax³ प्लस bx², क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये अभी इसका डिफरेंशिएशन है और ये 0 के बराबर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ax³ प्लस bx² प्लस cax प्लस d, जिसका डिफरेंशिएशन ये इक्वेशन हम जानते हैं ये आने वाला है, और हम ये भी देख रहे हैं कि f0 रखेंगे तो क्या आएगा, इसमें डाल के देखिए, ये 0 ये 0 ये 0 d आएगा केवल, और f2 डाल के देखिए अब, क्योंकि मैंने क्यों डाला इसमें 0, मुझे यहाँ दिख रहा है 0 2 0 1 इस तरीके से, तो 0 डाला। अब मैं f2 डालता हूँ इसमें, f2 में क्या होगा, इसी इक्वेशन में, तो a 2³ प्लस b 2² प्लस c 2 प्लस d, मतलब 8a प्लस 4b प्लस 2c, यही है ना। अब ये चीज क्या दिख रही है आपको, इसको मैं जरा 2 बाहर ले लेता हूँ, इसमें 2 बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया 4a प्लस 2b प्लस c, ये तो आ गया। लेकिन ये क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये तो 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 2 × 0 ये भी 0 हो गया। तो अगर आप ये कह रहे हैं भाई कि अब यहाँ पर f0 आपने निकाला, f2 निकाला, और ये क्वेश्चन ये जो इक्वेशन है जो मैंने बनाई है इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही है ना, ये आपका इस इंटरवल में 0 और 2 में ये आपका अब ऐसा
स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते। ये क्लोज इंटरवल में आपका एक तो कॉन्टिन्यूस भी है ये फंक्शन, और ओपन इंटरवल 0 2 में ये डेरिवेबल भी है, और f0 बराबर f2, क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूं हमको दोनों वैल्यू चाहिए। ये वाली f0 क्या आ रहा है हमारा d, और यहां पर क्या आ रहा है f2, क्योंकि ये जो पूरी चीज बनाई है मैंने इस जगह पे, यहां तक तो ये 0 हो गया, लेकिन ये साथ में प्लस डी भी है ना, तो क्या बना ये डी रह गया इसमें, तो f0 बराबर f2 भी है। तो अगर आप 0 और 2 इंटरवल लें तो ये इक्वेशन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, fa बराबर fb भी है, और जब ये fa बराबर fb आ रहा है तो आप कह सकते हैं रेले थ्योरम के हिसाब से कि f डैश c f डैश x जो भी आप कहें वो बराबर 0 होगा, है ना। तो ये जो इक्वेशन है फिर ये 0 के बराबर होगी, ये तब होगी जब कम से कम एक रूट इसके बीच में होगा 0 और 2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप इक्वेशन 1 का जो उत्तर लिखेंगे वो है आपका एक रूट जो 0 और 2 है, और 0 2 के बीच में एक ऐसी कम से कम एक रियल रूट होगा जो 0 2 के बीच में हो। ये सारा जो कहानी है वो हमने रोले थ्योरम का एक तरीके से हम बैकवर्ड चले हैं तब हमारा आया है। तो इसको जरा मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर से आपको एक रेफरेंस जरूर दे देता हूँ मैं सोल्यूशन का। इसमें यह हुआ कि हमने इस इक्वेशन का ये कहाँ से आई है वो पहले हमने माना, फिर हमने f0 निकाला f2 निकाला, देखा दोनों में आपका d आ गया, क्योंकि ये जो 4a + 2b + c बीच में आता है वो 0 दिया हुआ, f0 बराबर f2 आ गया। इसका मतलब ये है कि जब आप कॉन्टिन्यूटी इसको बता रहे हैं, डिफरेंशिएबल बता रहे हैं 0 2 के बीच में, तो 0 ये जो इंटरवल होगा वो 0 2 ही होगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। फॉर द फंक्शन f(x) बराबर x + 1/x, और ये किसके बीच में है 1 और 3 के बीच में, द वैल्यू ऑफ c फॉर द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब LMV के लिए क्या चीज आएगी, LMV आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन जो ये दी हुई है x + 1/x, थोड़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये बनेगा x², ये बनेगा +1 और डिवाइडेड बाय x। अब ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ये क्लियर कट 1 और 3 के बीच में कॉन्टिन्यूस भी है, क्योंकि ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, इसी तरीके से ये कॉन्टिन्यूटी यहाँ हो गई, और ये 1 और 3 इसके बीच में डिफरेंशिएबल भी है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है कि आपको कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और अगर ये दोनों ही हो गया तो f डैश c या कहें f डैश x बराबर होता है fb - fa बाय b - a, यानी कि यहाँ पर आएगा f3 - f1 बाय b - a। क्या है ये 1a है, 3 आपका b है, तो 3 - 1 हो जाएगा 2, तो ये f3 - f1 बाय 2 आ गया, है ना। यहाँ तक क्लियर है। ये जो चीज़ है f3 हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है ही, तो f3 निकाल लेते हैं, तो ये होगा 3 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर + 1/3 यानी कि 9 + 1 10/3, और f1 भी निकाल लेते हैं। f1 क्या आएगा 1 स्क्वायर + 1/1 यानी कि ये 1 ही है, तो एक 10/3 आ गया, एक 1 आ गया, तो ये fb - fa भी कर लेते हैं। ये 10/3 - 1 यानी कि 10 - 3/3 यानी कि 7/3, नीचे 2 है तो 7/6 आ गया जी। ये आ रहा है ना, अब समझ में आ रहा है आपको। ये जो x + 1/x है इसमें हमने f3 रखा पहले, तो 3 + 1/3 हुआ, यानी कि अगर इसको 1 ऐसे भी करें तो भी 9 + 1/3 यानी कि 10/3 आ रहा है ये। इसी तरीके से f1 रख दिया हमने, तो 1 + 1/1, अच्छा ये 2 आ रहा है जी, देखिए ये है 1 + 1/1, इधर से ये 2 आ रहा है, तो यहाँ ये जो चीज़ है ना ये f1 जो मैंने बताई आपको ये 1 नहीं है, 1 स्क्वायर + 1 ये तो 2 आ रहा है ना, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है जो मैं ठीक कर रहा हूँ, ये 2 है। अब यहाँ पर 10 ये नहीं करेंगे, हम करेंगे 10/3 - 2, तो 10 - 6/3 यानी कि 4/3, ये आपका 4/3 आ रहा है, तो ये 4/3 तो ऑलरेडी था और नीचे 2 ऑलरेडी है, तो ये हो गया 4/6 यानी 2/3, तो ये पूरा जो है आपका 2/3 आया, ये आपका 2/3 आया, लेकिन ये किसके बराबर है, इसके डिफरेंशिएशन के बराबर है, तो इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, f डैश x निकाल लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा अलग अलग कर लेते हैं बेसिकली, x + 1/x को ऐसे कर लेते हैं, x का 1 और इसका होगा -1/x², तो बनेगा 1 - 1/x² यानी कि x² - 1/x², और इस ये जो x² - 1/x² आ गया इसको हम बराबर करेंगे 2/3 से, तो ये हो जाएगा 3x² - 3 = 2x², और ये बनेगा 3 - 2 यानी कि x² बराबर 3, x बराबर ±√3, ये x बराबर ±√3 बना, लेकिन 1 और 3 के बीच में क्या आ रहा है जी, -√3 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, केवल +√3 आएगा इसके बीच में, 1.732 वैल्यू होती है ना, तो ये आपका √3 इसका उत्तर होगा। तो मैंने जो सारी कहानी बताई इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से फॉर्मल तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। अगला है इफ फ्रॉम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वी हैव f डैश
x1 इक्वल्स एफ डैश बी, नहीं एफ बी है ये थोड़ा सा शायद वो हो गया है, मिस्टेक हो गई है। तो इन्होंने कहा कि अगर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अगर आपके पास एफ डैश एक्स ये है एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, तब इसमें बताना आपको क्या चीज ट्रू होगी, है ना। तो यदि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है और आप कह रहे हैं कि कोई एक कांस्टेंट सी है जो ए और बी के बीच में लाई कर रही है, और बी की बात चल रही है ना यहाँ पर भी, तो एफ डैश सी बराबर होता है, एफ डैश सी बराबर क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। ठीक, इसका मतलब यह है कि एफ डैश यहां पर क्या हो रहा है, x1 है, एफ डैश x1 बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, और x1 किसके बीच में आ रहा है, ये किसके बीच में होना चाहिए, ये ए और बी के बीच में होना चाहिए। ये जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि ए और बी के बारे में बात कर रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन अगर इसके बराबर है तो जो भी वैल्यू आप यहाँ लिख रहे हो, सी हो, एक्स हो, या यहाँ x1 लिखा है, वो ए और बी के बीच में लाई करनी चाहिए। तो x1 किसके बीच में, ए और बी, यानी कि ए यहाँ बी यहाँ, तो ऐसे कर दीजिए इसको, ए बी यहाँ, तो ए x1 बीच में है, ए यहाँ बी यहाँ, तो ये इसका उत्तर होगा। ठीक है जी, जो हमने किया है ये हमने केवल जो इसकी डेफिनेशन है उसी को लिख दिया सीधा, और यही आपका उत्तर आ गया। रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ, अब इसमें दिया हुआ है 5x बराबर a टू द पावर sin x। इस वाले में रोले थ्योरम इज एप्लीकेबल, ये रोले थ्योरम कब एप्लीकेबल होगा, किसी भी इंटरवल में 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई बाय 2 के बीच में, या किसी के बीच में भी नहीं। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, ये पहले तो ये फंक्शन लिख लीजिए, ये आपका 5x बराबर है a टू द पावर sin x, और ये है a ग्रेटर देन 0, तो ये है आपका a ग्रेटर देन 0। पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यानी कि इसको हम fx मानते हैं और हम एफ डैश एक्स कर रहे हैं, तो a टू द पावर मतलब ये a टू द पावर x वाला समझ लीजिए, a टू द पावर x का होता है a की पावर x log बेस e a, ऐसा होता है। तो इसका क्या होगा, a टू द पावर sin x log बेस e a, ये हो गया। अब sin x का करेंगे, sin x का क्या हो जाएगा, cos x। यहाँ ठीक हो गया, ये आपका ये डिफरेंशिएशन किया है। अब डिफरेंशिएशन के बाद हम क्या करते हैं कि इसका एफ डैश एक्स बराबर 0 करते हैं, क्योंकि रोले थ्योरम है तो इसको 0 कर देंगे, यानी इस पूरे को हम 0 कर रहे हैं। log a, ये हो गया a टू द पावर sin x cos x बराबर 0। अब आप इसको देखिए ध्यान से कि ये जो a टू द पावर, यानी a तो कोई कांस्टेंट है और इन्होंने कहा a ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता आपका, ये वाला 0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। और a अगेन ग्रेटर देन 0 है, तो log a बेस e, ये भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 होना किसको पड़ेगा, cos x को 0 पर होना पड़ेगा। और हम क्योंकि c के बारे में बात कर रहे हैं तो आप एफ डैश सी कह लीजिए इसको, तो ये cos c को 0 होना पड़ेगा। तो cos कब 0 होता है, मतलब किस एंगल पे 0 होता है, जब c 90 डिग्री हो, यानी कि पाई बाय 2 हो, और पाई बाय 2 किसके बीच में आ रहा है, देखिए 0 और पाई के बीच में आ रहा है ना, तो 0 और पाई के बीच में आ रहा है, तो आप ये कहेंगे कि c बिलोंग्स टू 0 एंड पाई, और c क्या है, पाई बाय, जो इसके बीच में, क्योंकि 0 होता है, पाई 180 डिग्री होता है, पाई बाय 2 इसके बीच में होता है 90 डिग्री। तो इसका उत्तर क्या है इस क्वेश्चन का, मैं अभी इसको आपको थोड़ा सा फॉर्मली भी दिखा देता हूं ताकि आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, बिल्कुल आइडिया रहे, क्लियर कट। तो इसको देखिए, ये रेफरेंस है, आप ऐसे करना है इसको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।